ओके। मेरे साथ अस्मिता है और अस्मिता काफ़ी लंबे समय से तैयारी में है, कांटेक्ट में भी है और पिछले कई दिनों से लगातार जब इनका रिजल्ट हुआ था तो उसको लेकर के भी हमारी बातचीत हुई और इनको था कि सर कि हमें मिलना है और इन्होंने हमें कहा था कि सर जब भी सिलेक्शन होगा तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगी सर आपसे मैं मिलूँ। और जाहिर सी बात है एक शिक्षक होने के नाते जो अपने विद्यार्थियों में अपनी सफलता देखता है, आज हमारे लिए बड़ा ही खास समय है और इस खास मोमेंट में हमारे साथ अस्मिता है। अस्मिता ने डबल एओ जो एग्जाम्स अभी बीपीएससी ने कंडक्ट किया था उसमें इन्होंने फाइनल रिजल्ट इन्होंने किया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के अंतर्गत। और अब जो है हमारे साथ है, इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे। अब एक सामान्य विद्यार्थी ही रही हैं और वहां से लेकर के इन्होंने जो अपना सफर जो तय किया है, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या परेशानियां आई और किस प्रकार से तैयारी उन्होंने किया है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। अस्मिता से आज के इस डिस्कशन में मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए ताकि वो भी कड़ी मेहनत करें और आने वाले समय में वो भी सफलता प्राप्त कर सके। तो जो बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं उसको लेकर के हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो अस्मिता आपको बहुत बहुत बधाई हो कि Thank you so much, हाँ sir, and हाँ thank you to all viewers. आपने जो किया है ऑब्वियसली कमाल है, क्योंकि जिस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, अभी लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं और 100 में उनका रिजल्ट होता है। तो जी सर। आपने बहुत ही कमाल किया है। और मुझे वो दिन याद है कि जब आप रेगुलर क्लासेस में होते थे, सर इंग्लिश कर दो, हिंदी कर दो, कई बार बच्चे हमें कहते थे कि सर बिल्कुल आप सर। हिंदी इंग्लिश क्यों करते हो सर, इवन ना तो हमें पता होता था। मैं तब भी कहता था कि हमें भी क्लास के अंदर जो है अगर एक आखिरी बच्चा भी हमें उसे भी मदद करना है बिल्कुल। और उसे भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आज हमको उसका उस चीज़ का हमें परिणाम भी दिख रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने रिजल्ट हुआ उसके बाद आपने कॉल किया, सर मेरा रिजल्ट हो गया, पीटी में मेंस के लिए क्या करें। मुझे वो दिन भी याद है कि जब आपने मैं कॉल किया मेंस के दिन कि सर मेंस का रिजल्ट रात में आया है और मैं वेट कर रही थी कि रात कैसे खत्म हो, सुबह मैं जल्दी से आपके पर कॉल करके बात करूँ कि जी सर आगे सर। के लिए कैसे, है ना। तो आज हम लोग आपसे विस्तार से इसी बारे में बात करेंगे। अस्मिता, आप अपने बारे में पहले बताएं कि क्या कर रहे थे और कैसे क्या आपने सिलेक्शन किस प्रकार से किया। मेरा नाम स्मिता है और अभी मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय देवधा में प्रिंसिपल हूँ, हाई स्कूल में। और थोड़ा अभी लाउडली बोले ताकि बच्चों को लगे कि हाँ। जी, मेरा नाम स्मिता है और मैंने ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से किया था। और मेरा मैट्रिकुलेशन पटना सेंट्रल स्कूल से था, इंटर भी पटना सेंट्रल स्कूल से था, ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से था। मेरा मास्टर दरभंगा हाउस से हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी की ही प्रोडक्ट रही हूँ और अभी मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय देवधा में प्रिंसिपल हूँ। और अभी मेरा डबल ए में रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके। अस्मिता, आपने तैयारी कैसे किया था, किस प्रकार का आपने प्रिपरेशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी तैयारी बहुत ही जनरल पैटर्न पे हुई है। मैंने बीपीएससी के लिए तैयारी किया था और इन जनरल जो भी करंट होता है, जीएस पेपर होता है, अ, वो सब मैंने देखा था। मैंने ल्यूसेंट को देखा था सर। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ल्यूसेंट को मैंने बहुत अच्छे से देखा था। और उसके आपने साथ आपने मतलब एग्जाम ओरिएंटेड एग्जैक्ट प्रिपरेशन नहीं किया था, आपने नहीं जनरल जो नहीं, प्रिपरेशन है बिल्कुल उस टाइप में जनरल किया किया था। था हाँ। क्योंकि मैंने दो तीन चीज़ों में भरा हुआ था। हम्म। सीडीपीओ मेरा भरा हुआ था, डबल एओ था, एचएम का था, हम्म। पीपीएससी था, तो मैंने इन जनरल तैयारी किया था। और जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कई बार होता है कि बच्चे एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होता है, उनको लगता है कि भाई बस सिलेक्शन हो जाए, कहीं भी हो जाए, है ना। तो इवन आप भी कहीं ना कहीं वैसा ही था यस कि सर, एक जनरल बिल्कुल। पैटर्न फॉलो करना है जी सर, और पहले हमारा, था कि एक हाँ। जॉब ले लेना है, हम्म। सेटल हो जाना, उसके बाद चॉइस। उसके बाद चॉइस, लेकिन बस शुरू बिल्कुल। में कुछ हो जाए। बिल्कुल तो सर। आपने तो बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे जिसमें आप रिजल्ट मतलब आप पे फेल हुए होंगे, तो फिर बिल- तो कैसे मतलब आप उठ के खड़ा हो जाते थे कि भाई मुझे आगे भी तैयारी करनी थी, वो मोटिवेशन कहाँ से लेकर आते हो। वो कई बार होता है ना, मैंने जनरली देखा है जी बच्चों को, सर। सर हाँ। सर इसमें एक फ्रेज है, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। जितना हम लोग फेल होते हैं ना, उससे हम लोग सीख लेते हैं और उसी सीख पे आगे चलते हैं। ओके। तो मेरे लिए वो फेल फेल नहीं था ना, क्योंकि कहते हैं कि जब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर हम जब तक मन से नहीं हारेंगे तो हम हार ही नहीं सकते। वो हार हार ही नहीं था मेरे लिए, वो तो सबक था मेरे लिए।
आप जो लाइन कह रहे हो ना, बेसिकली उसको मैं कहता हूँ कि सेल्फ इवोल्यूशन, स्वयं मूल्यांकन करना। कि जी। मान लो मैंने एग्जाम्स दिए, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, तो आप हमेशा मूल्यांकन करिए कि वो कौन से विषय हैं जहाँ मैं कमजोर पड़ रहा, है ना? जी तो सर। आप अपना कमजोरी बताएं जरा कि कौन सा विषय सेक्शन था, इवन करंट अफेयर्स एंड ऑल क्या था उस मेरा करंट ही सबसे वीक था। टाइम? और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय सर आप ही का है, क्योंकि अ, आपकी वजह से ही मेरा करंट में इंटरेस्ट आया। मेरा सबसे वीक पॉइंट करंट था। इवन मुझे घर पे मेरे पापा से, मेरे अंकल से बहुत डांट भी पड़ता था कि बिना करंट के कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगी। न्यूज़ देखने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अंतिम समय में एडिटोरिया या मंथली मैगजीन पीटी ला के पढ़ना, वो बहुत बोरिंग लगता था। और वो 1-2 बार रिवीजन के बाद भी याद नहीं होता था। तो सर आपका जो डेली का सुबह 8 से 9 का क्लास था, सर का जो जीएस का क्लास था, वो मेरे लिए मेरा सक्सेस कैप्सूल था। वो सर डेली देखना मेरी रूटीन थी। किसी दिन मिस हो जाता और रिकॉर्डिंग देखना पड़ता था, वो मुझे अभी भी याद है। मतलब मैं सोचती थी मैंने क्यों मिस किया सर का क्लास। और मैं बिल्कुल, मतलब कोई जेन्युइन वजह से ही मिस होता था, नहीं तो सर मोस्टली मैं नहीं मिस करना मैं चाहती। भी मिस नहीं करता। बिल्कुल सर, आप मिस कर दीजिएगा तो सर बहुत बच्चे। तो सर आपका वो क्लास बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करता था सर। ऑक्सीजन, आर्ट्स ऑक्सीजन क्लास आप ही लोग नाम दिए थे। ऑक्सीजन, हाँ सर। 8 से 9 का क्लास, और जी। मेरा 8 से 9 एकदम रूटीन रहता था। मेरा बेटा 8 बजे जाता है। अच्छा अच्छा। अ, उसको मैं जैसे मतलब छोड़ती थी और एकदम बैठ जाती थी 8 से 9 आपका क्लास अच्छा, करना है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको उसमें। हाँ सर। आपने कहा कि आपका बेटा स्कूल जाता था, हाँ सर। क्योंकि कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको शायद ये नहीं पता होगा कि अस्मिता जो है दो बच्चों की माँ है, और वर्तमान में जैसे इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल हैं 10+2 विद्यालय के अंदर, हेडमास्टर हैं, और दो बच्चे की माँ हैं, परिवार संभालना और उसके बाद पढ़ाई करना, जॉब भी कर रही हैं साथ ही साथ। हाँ, तो इन सबको आप कैसे मैनेज कर लेते थे? क्योंकि बैचलर्स जो होते हैं उनके पास काफी एक्सक्यूजेस होता है, सर ये हो गया इसलिए ऐसे नहीं हुआ, वो हो गया। तो आप तो भाई काफी चीजें संभाल रहे थे, तो कैसे पढ़ाई कर पा रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे? सर घर का काम अ, कोई बोझ नहीं होता है सर। वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ओके। पढ़ाई भी मेरे लिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ था। ना मैं पढ़ाई के बिना जी सकती थी, ना परिवार के बिना जी सकती थी। तो दोनों को ही लेके चलना था। और मुझे दोनों में बहुत इंजॉयमेंट होता था। अगर मैं सिर्फ पढ़ती रहूँगी, बच्चों पे ध्यान नहीं दूँगी, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। और मैं दिन भर बच्चों में भी लगी रहूँ, अगर मेरा 1 घंटा का भी पढ़ाई नहीं हुआ, तो उस दिन भी बेचैनी होती थी कि आज मैंने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं। तो ये मेरे लिए एक डेली रूटीन था कि मेरे बच्चे स्कूल चले गए, उनको उठाने से पहले मैं 2 घंटा देख लेती थी किताब। सुबह मैं सुबह ही ज़्यादातर प्रेफर करती थी पढ़ाई, और उनको उठाने से पहले मैं पढ़ाई कर लेती थी अपना। उसके बाद उनको तैयार करके स्कूल भेजना है। फिर वो स्कूल चले गया तो फिर आपका जीएस का देख लेना है। तो सुबह मेरा ऑलमोस्ट ल्यूसेंट और आपका जीएस कवर अप हो जाता था। उसके बाद फिर अपना डेली का काम करना है। फिर दोपहर में और शाम में 1-2 घंटा और देख लेना है, कुछ और उसी में देख लिया। ओके। तो वैसे ही। ओके, एक ना मैगजीन को लेकर के बच्चों के बीच में काफी चर्चा रहती है। मुझे आज भी मैं कई बार बच्चे में पूछते हैं कि सर मैगजीन कौन सा ले ले, या मैगजीन का क्या रोल है हमारे प्रिपरेशन में। देखो, मैं ना हमेशा एक चीज कहता हूँ, और इस चीज को आप समझने का प्रयास करना। जो मैगजीन हम लोग बाजार में देखते हैं, वो मोस्ट ऑफ द मैगजीन जो है अस्मिता, उसमें आप देखोगे कि वो यूपीएससी के पैटर्न पे उन्होंने तैयार किया हो, जो अच्छे मैगजीन्स हैं। हम्म। तो यूपीएससी के पैटर्न का मैगजीन जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी आप करते हो, बीपीएससी का करते हैं या सीडीपीओ है, डब्ल्यू जैसे एग्जाम्स आप जब दे रहे होते हैं, तो इसका एग्जाम का पैटर्न अलग है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो सर। अगर मान लो हम उस मैगजीन को ले लेते हैं, हर महीने ले रहे हैं, तो क्या होता है, मैगजीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उसको हम अपने उपयोग में कैसे लाए, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। कि भाई मैगजीन तो ठीक है, लेकिन उसको कैसे एग्जाम के अंदर उसको लेकर के आए। और मैं इसीलिए हमेशा सजेशन देता हूँ कि देखो, आप प्रयास करो कि मैगजीन चलो ठीक है, कंपाइलेशन में मंथ का सारा चीज आपको मिल जाए, लेकिन हमेशा प्रयास करो कि डेली एक न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग पे आप अगर कर सके तो करें। और मैं जिस तरह से रेगुलर क्लासेस लेकर के आता हूँ करंट अफेयर्स की, या इस तरह का जो भी आप क्लास अगर कहीं से अगर आप फॉलो करते हो, फिर तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे देखते चले जाओ, जी क्योंकि सर। हमें बेस्ट के पीछे नहीं भागना है। फिलहाल हमारा गोल सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना, ऑब्वियसली, जी सर। है ना? तो पढ़ने के लिए तो बाजार में बेस्ट बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई हम उस पर क्यों जाए ना? तो ये भी कहीं ना कहीं हमें को लगता है उसको लेकर के। चलिए, अस्मिता, मुझे तो बड़ी खुशी होती है आप अभी मिलने के लिए आए हो। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं,
कई बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका भी ख्वाब है कि सर जब रिजल्ट होगा तो मैं निश्चित रूप से मिलना चाहूँगा। और इस बार टीचर का हो एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार जी के अंदर, सर। उसमें भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। AAA में आपका हुआ है और भी कुछ लोगों का हुआ है, बीपीएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो मैं मुझे आप लोगों से एक चीज़ और जानना था कि बच्चे जब आप प्रिपरेशन में होते हैं, तो मतलब मैं एज़ अ टीचर मुझे भी कई बार लगता है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे। हम लोग सुनते हैं कि भाई 3 लाख फॉर्म फिल हुआ है, 4 लाख फॉर्म फिल हुआ है, वैकेंसी 250 है, चार 240 है, 300 है। एक आपका एग्ज़ाम में तो कितना 140 सीट था हाँ लगभग, सर, ऐसा ही 140 था। है। जी सर। 140-45 के आस-पास जो भी होगा। तो समझ लो कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि लाखों में बच्चे होंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्लैरिटी कहाँ से आती है? सर जब भी मैं फॉर्म फिल करती थी, ओके। एक तो मैं कभी जानने की कोशिश नहीं करती हूँ कि कितने बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया है। अच्छा, मुझे आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब, चाहिए? हाँ, नहीं, हाँ, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मुझे बस इतना जानकारी रहना चाहिए कि कितने सीट हैं, ठीक है। और उस पे भी मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए एक ही सीट काफ़ी है। ऑब्वियसली। बस, और क्या चाहिए? तो आपका बस एक सीट आपको दिखाई हाँ, पड़ता है। बस। अर्जुन की तरह मछली का आँख देखना है। बस मुझे लेना है, मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं था टॉप करना है, ये करना है, हुँ, कितने बच्चे भर रहे हैं, कुछ नहीं। मुझे लेना है बस, हो बात गया। खत्म। हाँ। ओके, ऑलराइट। और आप जैसे लड़कियों को लेकर के क्या संदेश होगा? क्योंकि बिहार के अंदर 35% रिज़र्वेशन है हुँ, और अभी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है 10वीं के बाद, 12वीं के जी बाद, सर। ग्रेजुएशन के बाद, बीपीएससी क्वालीफाई करो 50,000। हुँ। तो लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हमेशा क्लास के अंदर आपको चर्चा करता था, आपको प्रोत्साहन याद है? राशि मिलती है हाँ। सरकार की तरफ हाँ, से। प्रोत्साहन राशि। इवन आप लोग तो अभी स्कूल में हो, तो बच्चों को भी दिलवा रहे होगे। जी सर। तो मैं हमेशा क्लास में क्या कहा करता था, मैं जब जीडीपी पढ़ाता था, हुँ, हुँ। कि जीडीपी के कैलकुलेशन में हम लोग जो होम मेकर्स हैं, जो हुँ, हाउसवाइफ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं करते हैं। मतलब अगर हाँ। घरेलू काम आप कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो जीडीपी आपको काउंट नहीं करता है ना? हुँ, तो मैं कहता था कि अनपेड वर्कर्स बन के लाइफ नहीं जीना है लड़कियों के लिए। बिल्कुल है सर। ना? कि आप घर के अंदर रहो, खाना बनाओ, बच्चों का केयर करो, परिवार चलाओ, सब कुछ करो। पेमेंट नहीं आएगा, जीडीपी आपको क्या काउंट नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ लड़कियों को कि भई आपको एम्पावर्ड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप एम्पावर्ड होगे तो निश्चित रूप से जो है आपका लाइफ भी एक बड़ा सम्मानजनक जीवन होगा और जीवन में आप डिसीजन लेने में रहोगे। अब मैं हमेशा कहता था कि अगर कोई आपको तेज आवाज़ में बोलेगा, तो आप बोलोगे आवाज़ नीचे, क्योंकि जी सर। आप उसके सर आप एक लाइन और एम्पावर्ड हो। आपका हाँ, बहुत हाँ। अच्छा था। आपने हाँ, बोला था ना, आराम से नौकरी करो और हाँ। ऐसे लड़के से शादी करो जो बेरोज़गार हो। अ, तो जीवन भर तुम्हारे आगे पीछे करेगा। हाँ, अच्छा मैं ये लाइन बोलता था ना, यस सर। कि वो आपका बैग वैग उठाएगा, हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, हाँ सर। और कभी तेज आवाज़ में बातें नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ? हाँ। नहीं चलो अच्छी मतलब मैं ये चीज़ें ना मैं रियली महसूस कर पाऊँ कि भई ये चीज़ें होनी चाहिए दुनिया में। क्योंकि आप देखोगे नॉर्मली क्या होता है कि भई शादी के समय में जो ट्रेडिशनल पैटर्न है कि जी, भई लड़के का जॉब देखा जाता है, उसका पेमेंट क्या है, उसकी बैंक बैलेंस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। जी सर। तो मैं कहता हूँ कि भई ये सब देखने की आवश्यकता क्या है? लड़की एम्पावर्ड अगर है, तो आप एक बेरोज़गार लड़के से या कम इनकम करने वाले से भी अगर आपका शादी हुआ, जी सर। उसके साथ आप जीवन चला रहे हो, तो इट्स कुल ना कि वो इवन ठीक है इकोनॉमिकली आप ज़्यादा रहोगे तो भई आपको किसी तरह से वो ये नहीं करेगा, आपके ऊपर हावी सर नहीं वो होगा। तो हाँ। आप जस्ट, हुँ, लेकिन असल में सर लड़कियों को एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है हुँ, सर, क्योंकि वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सके और जो भी डिसीजन रहेगा वो राइट डायरेक्शन में रहेगा। हुँ, अगर सर एम्पावर्ड है एक गर्ल, तो उससे सर सिर्फ उसी का परिवार नहीं, वो ना जाने कितने परिवारों को डायरेक्शन दे देगी, हुँ, अपने घर को, अपने ससुराल को, अपने बच्चों को, बहुत तरह से वो सोसाइटी बिल्कुल, बिल्कुल। वो हुँ, सर फ़ायदा हुँ, होता है। हुँ, एक लड़का एम्पावर्ड होता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए होता है, हुँ, लेकिन एक लड़की एम्पावर्ड होती है तो वो सोसाइटी को फ़ायदा एम्पावर्ड करती है। करने से। और जी सर। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ख़ास करके हम लोग उत्तर भारत में देखो बिहार, झारखंड के अंदर क्या होता है कि परिवार लड़कियों के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, कि भई क्यों तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूँ? अपॉर्चुनेट थे कि इवन आपकी हाँ फैमिली सर, के साथ मेरी जनरेशन हाँ, फैमिली ऐसी नहीं इसका है नहीं सर। हो पाया। हम लोग 2 तो बहन ही हाँ, हैं और हाँ। मेरे पापा के लिए हम दोनों बेटा ही हैं। बेटा बेटा ही क्यों भैया बेटी ही है और सारा इन्वेस्टमेंट आप ही बिल्कुल के ऊपर सर, हुआ। तो इसलिए हाँ, हम नहीं, लोग नहीं, तो मैं यहाँ पे प्रेफ़र बेसिकली नहीं ये करते। डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे नॉर्मली मैंने ये देखा है लोगों को कि भाई आप लड़की हो तो लोग क्या करते हैं कि भाई तुम्हारी पढ़ाई इस अकॉर्डिंग करें, तुम्हारा विवाह कहीं बढ़िया जगह पे कर पाऊँ मैं। साधारणतः बहुत सारे अच्छे परिवारों के अंदर भी मैं बिल्कुल एक सर। उदाहरण के रूप हुँ, में, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो आप उस लड़की के शादी पे पैसे खर्च कर रहे हो, हुँ। वो उस बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दो, उसके करियर पे खर्च कर दो। खुद अगर एम्पावर्ड हो जाएगी, तो वो लाइफ में डिसीजन लेने के मुकाम पे होगी। वो जहाँ भी रहेगी अच्छी फैमिली को वहाँ पे भी एम्पावर्ड कर पाएगी, चला पाएगी। बिल्कुल सर। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं लड़कियों का एम्पावरमेंट, विवाह एंड ऑल ये सब कितना ये करता है?
आपकी बातें सुनी जाती होंगी, अभी आप एम्पावर्ड हो तो ऑब्वियसली क्या रोल सर करता है? मेरी बातें पहले भी सुनी जाती थी ओके। क्योंकि हम लोग दो बहन हैं तो हाँ, मेरी बातें पहले भी सुनी जाती थी। मैं घर में थोड़ा सा पहले भी जिद्दी रही हूँ, ओके। तो मेरी बातें ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा शुरू से सुनते रहे। हम्म, आ, और सर एम्पावर होना तो ज़रूरी है, और मेरे साथ इस तरह का इकोनॉमिकल इशू कभी रहा नहीं या सोशल इशू नहीं रहा है। हम्म, पर मैं सुनती हूँ कि ऐसा बहुत जगह होता है और वो गलत है, और इसी को सर हटाने के लिए ये रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और ना जाने कितने स्कीम्स सरकार ला भी रही है इसी के लिए। और मुझे लगता है उन लोग को अवेयर होना चाहिए। अभी तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में सर बहुत सारा स्कीम चलाया जा रहा है, बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी दे रही है सरकार। यही सब डिमेरिट्स जो है इसको हटाने के लिए। अच्छा और चलिए, ये तो हो गया। एक हम लोगों ने सटीक बातें करी, और मैं आपसे ना थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का लाइफ स्टाइल बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। मोबाइल कितना देर आप चलाती हैं? सर मुझे तो सर सोशल मीडिया में नहीं यूज़ करती हूँ। आप नहीं करती हो? जी नहीं सर। कुछ भी नहीं हो? नहीं सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये नहीं सब? सर, व्हाट्सएप चलाना होता है क्योंकि ऑफिस का सारा मैसेज आता है, उसमें हम्म, ग्रुप्स हैं उसमें। सर रील्स उसके वगैरह, रील्स, शॉर्ट वीडियोस? नहीं सर, वो सब ये में सब? इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अच्छा। और ओके। सर वो मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ। आप लोग का आता है ना अन अकेडमी का या फिर किसी टीचर प्रोफेसर का है, तो वो सब मैं देखती हूँ ज़रूर। ओके। और ठीक है। और मुझे लगता है ना कि सर मोबाइल डिस्ट्रक्टिव नहीं है, मैं बोलूँ सर, क्योंकि मोबाइल का यूज़ भी है। अब बच्चे किस तरह से यूज़ करें इस पे डिपेंड करता है। आप अगर फेसबुक भी चला रहे हैं तो फेसबुक पे भी सर बहुत सारा अच्छा न्यूज़ आते रहता है, बहुत तरह का यूज़फुल इंफॉर्मेशन आते रहता है। शॉर्ट्स में भी बहुत कभी-कभी 5 मिनट का होता है और उसमें कोई थ्योरी ही समझा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब सर यूज़फुल भी होता है। लर्निंग पर्पस से अगर आप हाँ, करें तो वो किस लिमिट में तरह करें तो हाँ सर, किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। आप उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब डबल ओ बन के रहना कि आगे और भी कुछ गोल्स हैं? सर कोशिश तो अपनी जारी रहेगी। 17वीं बीपीएससी भी करना है आपको? सर आप क्लास लेना शुरू कर दीजिए जीएस का। मैं तो अभी कानपुर स्टडीज में क्लासेज हो रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली जॉब में भी रहोगे तो ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ भी होता है, जी सर। वो सब आप एक्सेस करेंगे, है ना? वहाँ से जी चीज़ें सर। हो जाएंगी। और बिल्कुल मुझे वो सब काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और आपके जैसे लोग जिनको मैं बहुत दिनों से भाई कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि भाई कोई बच्चा है कमेंट कर रहा है, उसके डाउट्स हैं उसके क्लासेस, फाइनली जा करके वो सेलेक्ट होता है, तो वो चीज़ें हैं। और ना मैं आपके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आप ही से सुना था, जो आपने मुझे बताया था कि आप जो है आपका वो अच्छी चीज़ है, मैं बच्चों से भी शेयर करना चाहूँगा कि आपके पास कोई बुक्स नहीं होता है इकोनॉमिक्स का। ये क्या है, आप बताइए जरा। इवन मेरा ही एक बुक आप लेकर के गए तो मुझे वापस नहीं किए आप। उसका क्या कहानी है? कैसे पढ़ाई करते हैं बिना बुक का? क्या है उसका? हाँ सर, मेरे पास कोई भी टेक्स्ट बुक इनफैक्ट अभी तक नहीं है। ओके। ना इकोनॉमिक्स का है ना एजुकेशन का है। इकोनॉमिक्स का बुक आपके पास नहीं है? नहीं और आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो, जी सर। मास्टर्स हो, जी सर। और डबल ए में भी आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से ही गए हो? जी सर। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही था आपका? जी सर। तो ये कमाल करते कैसे हो भैया, मतलब बिना। सर ग्रेजुएशन में अच्छा मैंने एक चीज और मुझे बताना, आपने आपका इकोनॉमिक्स के साथ एक चिढ़ क्यों है? क्योंकि आपने मुझे बोला था ना कि सर चिढ़ जैसे कि भाई इकोनॉमिक्स की बुक ही नहीं खरीदनी, क्योंकि आप भाई अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत हाँ है किसी सर, चीज की। एफर्ट कर। तो क्या ये थोड़ा सा बताएं उसको, क्या दिक्कत है, क्यों आपके साथ ऐसा है? बताए बाकी बच्चे भी, क्योंकि कई लोग होते हैं कि भाई वो अभाव में बुक नहीं ले पाते हैं। नहीं नहीं, हाँ। मेरे पास वैसा कोई अभाव नहीं था। मैं इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड फैमिली से हूँ मैं। सर मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि इकोनॉमिक्स में मैं आगे कुछ करूँगी। मेरे को लगा था बस कैसे भी पास कर लेना है ग्रेजुएशन, उसके आगे मास्टर के लिए भी नहीं सोचे थे। ठीक फिर है। मास्टर में गया तो सर सोचे कैसे भी पास कर ले, इसके आगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है मेरे को। ठीक है। उसका जब एग्जाम निकला तो मैंने सोचा इतने दिन जब नहीं खरीदे, इसमें भी रिकॉर्ड बना ही देते हैं निकाल के। और उसमें मैंने भी सहयोग कर दिया कि बोला कि भाई इसको थोड़ा आप देख लेना। सर लाइब्रेरी से करते थे जब, लाइब्रेरी। हाँ सर, अंतिम में जो भी रहता था ना, लाइब्रेरी से 3-4 किताब देख के ओवरऑल नॉलेज गेन करते थे वहीं से। और आप इंग्लिश मीडियम से? जी सर, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में। से, ओके।
अब जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, तो उसको हेल्प होता है क्या इधर बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? इंग्लिश मीडियम जैसे रेगुलर जो आप पढ़ाई किए होंगे ग्रेजुएशन के अंदर जी या सर। मास्टर उससे? सर वो हेल्प मिलता है, जैसे मैंने बताया ना मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं था सर, लेकिन हम लोग विमेंस कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई होती थी, तो जो मैम का नोट्स होता था ना वही एनफ होता था। लास्ट मोमेंट में भी वो नोट्स भी अगर रिवीजन कर लेना तो अच्छे से क्वेश्चन मतलब मार्क्स अच्छा खासा मेरा यूनिवर्सिटी में आई थिंक अपने ईयर में शायद रैंक होल्डर में रही हूँ शायद, मुझे जहाँ तक याद है। बिना बुक का? जी सर, और एमए में भी इनफैक्ट मैं रैंक होल्डर रही हूँ जिस सेशन में मैं थी। तो क्लास में बच्चे बोलते भी थे कि तुम पढ़ती कैसे हो, मार्क्स कैसे उठ जाता है तुम्हारा। मैंने जब और सुना मैं भी शॉक था। सर जब भी मैं माइक्रो और मैक्रो का, मुझे अभी भी याद है माइक्रो का पेपर जब मैं दे के निकली थी एमए का फर्स्ट ईयर में, सबका बहुत खराब गया था। मुझसे पूछा गया ना कि उसमें पाँच पाँच क्वेश्चन थे शायद या 8 क्वेश्चन था, तो तुमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? तो मुझे लगा 2-3 क्वेश्चन तो अंदाज ही मारे थे। मैंने बोला नहीं नहीं 2-3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए। अच्छा, मैंने अच्छा। ऐसे बोल दिया, हाँ। वो तो आने वाला नहीं है उसमें मार्क्स, ठीक वो है। ऐसे ही था। जब मार्क्स आया तो मैं शायद सेकंड थी, ओके। सेकंड टॉपर थी फर्स्ट ईयर विमेंस कॉलेज में? नहीं एमए का मैं बता रही अच्छा, हूँ। मैं दरभंगा। हाँ सर, फर्स्ट ईयर में। तो सब आके पूछा तुम तो क्वेश्चन ही सारा ठीक की, तुम सेकंड टॉपर कैसे हो गए, तुम्हारा परसेंटेज कैसे उठा? मैंने बोला पता नहीं कैसे मार्क्स आ गए। मतलब मैं, मेरा मीडियम इंग्लिश था और थोड़ा सा लक भी साथ देता था, और मैं एक बार कोई किताब देख लेती थी फिर अपने लैंग्वेज में स्कैन कर लेती थी। हाँ सर। सर जो भी इसलिए आंसर रहता था ना वो अपने लैंग्वेज में रहता था, बुकिश लैंग्वेज कभी नहीं यूज किया मैंने। हाँ मैं इसलिए आपको बोला ना क्योंकि मैक्सिमम हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खास करके हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं, जी सर। आप देखोगे बिहार के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी, कि वो ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन हो गया, बच्चे बस साल भर में गए, एक बार सेमेस्टर में गए, एग्जाम दे करके किसी तरह आ गए। बहुत कष्ट करेंगे वो बच्चे, तो किसी का नोट्स का जेरोक्स करा लेंगे या कोई गेस्ट पेपर वगैरह खरीद के एग्जाम पास करके आ गए। तो बेसिकली मैं अभी सिविल सर्विसेज में एक ट्रेंड देख रहा हूँ। वो ट्रेंड ये है, जैसे इसी बार का आप देख लो 68 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, टॉप 10 के 12 बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के। तो मैं एक चीज में आइडेंटिफाई कर पाया कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज नहीं है। अगर उनकी पढ़ाई अच्छी है, अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके पास कंटेंट है, कंसेप्ट है, तभी वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, मतलब वो ट्रायल एग्जाम नहीं कर रहे हैं। और हिंदी वाले बच्चों के अंदर क्या है ना कि मोटिवेशन है, मतलब वो नहीं होता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद भी अगर उसके अंदर अगर जोश आ गया कि हाँ मुझे बीपीएससी करना है, आज तक उसने मतलब रेगुलर पढ़ाई नहीं किया होगा, तो उसके बाद भी अचानक से कूद के आ गया भाई हमें करना है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या होता है बच्चों के साथ, जो मैंने थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि उनके अंदर दिक्कत ये होता है कि भाई वो रेगुलर कॉलेज किए नहीं है, उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा नहीं है, आंसर राइटिंग अधिक नहीं हुआ, तो उनके अंदर थोड़ा वो कमी एक रह जाता है। जैसे आपके साथ एडवांटेज क्या था कि भाई आपने रेगुलर कॉलेज जी किया, सर। मास्टर्स आपने रेगुलर किया, जी आप आपने लाइब्रेरी को एक्सेस किया, अच्छे प्रोफेसर्स के क्लासेस एक्सेस किए, सर। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक आपको आपकी एनालिसिस करने का जो क्षमता होगा या आंसर राइटिंग के जो आपके अप्रोच जी रहते सर। होंगे वो बड़ा क्लियर रहता होगा, जी सर। है ना? तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो टेक्स्ट बुक से थोड़ी दूर हो जाते हैं, मुझे लगता है ना, ये इशू हो सकता है। चलिए ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके स्मिता। और मैं तो आपके लिए और मेरे जितने भी बच्चे हैं इवन, और जितने मेहनती लोग हैं, मेरे बच्चे नहीं भी हो तो भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इस धरती पे हमेशा वो व्यक्ति सफल हो जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व करता है। जी सर। कोई लॉटरी लगता नहीं भाई, बड़ा प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस इंटरव्यू है, तो जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। हाँ, लाखों बच्चे अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे सफल हो सके? सर एक हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइन है बिल्कुल। जो मैं हमेशा वो पोएम सुनती हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, क्या बात कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें लास्ट लाइन एक सर है। है, ओके। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सर ये मैं थोड़ा सा वो लाइन भूल रही हूँ प्लीज उसमें। आराम से आप सब हाँ देख भी सर, सकते हैं। उसमें लाइन था कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्या कमी रह गई थी
उसको देखो और सुधार करो, इस तरह से लाइन था। तो सर ये कविता, इसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है सर। और मैं जब भी खाली बैठती थी या जब पढ़ने का मन नहीं करता था, तो ये बार-बार मैं सुनती थी सर। ओके। अब बार-बार ऐसा सुनती थी। सुनते थे। अच्छा, एक ना बड़ा ज़रूरी सवाल छूट गया, मैं लास्ट में ले लेता हूँ कि जैसे आमतौर पे मैं तो नहीं मानता कि जो टॉप करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। आपके साथ इसका क्या था? आप कैसे नहीं पढ़ाई सर, करती थी? मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ओके। और इसीलिए मैं पढ़ाई को बोझ की तरह 8 घंटा, 11 घंटा वो मैंने खाना पूर्ति वाला काम नहीं किया है सर। मैंने मुझे जब समय मिला मैं तब बैठी, चाहे वो डेली का 5 घंटा हो या डेली का 3 घंटा हो, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी थी। कंसिस्टेंसी रही है, ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन नहीं पढ़े, वो चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ, बहुत देर भी मैंने नहीं दिया। आई थिंक ऑन एन एवरेज डेली अगर 4 घंटा, 5 घंटा भी दिया जाए तो दैट इज़ एनफ। मतलब मैं और इसमें वो भी हाँ, साल भर भी नहीं सर, हाँ, आई थिंक 6 महीना इज़ एनफ बीपीएससी। कंसिस्टेंसी के हाँ साथ सर, तो कंसिस्टेंसी मैं के आपकी साथ। बातों में 2 ही चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप कोई रूटीन फ़ॉलो करती थी क्या कि भई महीने भर का ये रूटीन है पूरे वीक का? कैसे करती नहीं थी? सर, पर डे का मैं बनाती थी, वो महीने भर और पर डे का, जैसे मान लो आज 30th है, ठीक है? हाँ, कल 31st ऑफ जैन है, तो हाँ। कल के लिए क्या प्लान होगा, कब बनाओगे आप? सर सुबह में और सुबह उठोगे पहले कब प्लान कर हाँ, लोगे? उसके बाद सर रात में सोने से पहले क्या आज कोशिश तो यही रहता था कि वो एक दिन का खत्म हो जाए, अगर कुछ बच गया तो रात में उसको देख लेते थे और फिर कल के लिए क्या है वो देख, रात में और सुबह में प्लानिंग होता था। मतलब आप सुबह में प्लान कर लोगे भई एक दिन भर में मैं हाँ ये जी। सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, हाँ ये सर, चीज़ें और रात में हाँ। सोते-सोते प्लानिंग हो जाता अच्छा, था। दिन में मान लो कभी नहीं पढ़ पाए तो फिर उसको कैसे पूरा करते थे? हमने बनाया कि भई ये सर इकोनॉमिक्स के अगर 2-3 ऐसा चैप्टर कभी है जिसको होता हम था तो हाँ, सर वो दिन गेस्ट आ गए या बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहता था मेरे लिए। फ्रस्ट्रेटिंग। जी सर, जैसे-जैसे रात होते जाता था और हुँ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता था कि इतना अभी बाकी है, अभी तक हुआ नहीं है, वो चीज़ हो जाती। आपको देख कर के मुझे 2 चीज़ें एक लग रहा है कि आप ना एक बड़े पीसफुल हो, सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ और आप बहुत ग्लो करते हो, बहुत तेज़ आपके चेहरे पे, हाँ। मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, हाँ, चाहे काम का हो, फेल्योर का हो, जो भी हो। तो आप क्या है इसका स्पिरिचुअल हो या कैसे ये चीज़ें होती हैं? पढ़ाई से हट के आपका लाइफ़ स्टाइल से रिलेटेड कुछ बातें अगर बताना चाहो तो? आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाते हो? मेंटली कैसे रख पाते हो? क्या करती भगवान हैं? में बिलीव रखते हैं सर। भगवान में बिलीव है? बिल्कुल सर, अपने मम्मी-पापा पे अपने मम्मी-पापा को भगवान हमेशा से माने हैं। जब भी मैं घर से बाहर जाती थी, मैं छोटी थी तब से ही मेरा आई थिंक स्टैंडर्ड 1 से रहा है। मैं अपने मम्मी-पापा का पैर छू के बाहर जाती थी। मेरे अंकल जो मुझे आज तक गाइड किए हैं, उनका पैर छूती थी और अब तो नहीं है, जब तक थे मेरे दादाजी, दादी जी, उनका मैं पैर छूती थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे ऑफ़िस छोड़ने के लिए मेरे अंकल जाते हैं, तो मैं उनका पैर छूती हूँ, रोड पर भी मैं छूती हूँ। मेरे स्कूल के सारे टीचर ये देखे हुए हैं और वो लोग कहते भी हैं कि मैम आप अभी तक पैर छू के आपका मतलब मतलब संस्कार फैमिली गजब है। वैल्यू और बिल्कुल सर, हाँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे तो हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब बड़ा ओल्ड चीज़ें हैं, नहीं सर, ये सब ट्रेडिशनल है लेकिन काफ़ी नहीं प्योर है, काफ़ी ट्रेडिशनल नहीं है सर, ये सब दिल से है। दिल से है। हाँ, कितना भी आप पूजा पाठ स्टैंडर्ड करती हैं आप? हाँ सर, मैं करती हूँ। पूजा पाठ में बिलीव करती हैं? बिल्कुल सर। भजन कीर्तन? नहीं सर, वो भजन कीर्तन मतलब टाइप सुनना या कुछ मोटिवेशनल सर मैं शबद वाणी सुनती हूँ। शब्द वाणी सुनते हैं? मुझे अच्छा लगता तो उससे आपका ये पीसफुल माइंड आपका होता है। है। हाँ, मैं अपने गुरुजी को फ़ॉलो करती हूँ। बहुत ओके, तो अस्मिता आपसे काफ़ी बात हुई और बात ज़्यादा लंबा नहीं करना है एक्चुअली। हाँ, तो आज का ये सेशन, आज का ये चर्चा हम लोग का बहुत अच्छा रहा। इवन आपसे जब बात हमने किया तो कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों तक पहुँचेगा ये मैसेज के थ्रू। और मेरा बस एक ही प्रयास है कि सफलता ऐसी पाओ कि भाई कम से कम 1000-2000 लोगों को इंस्पायर कर पाओ, है ना? जी सर। तो आज आप उस मुकाम पे हैं और आगे भी आप और बेहतर करोगे, मुझे बिलीव है आप पे। और निश्चित रूप से खान ग्लोबल स्टडीज़ के माध्यम से मैं भी, आप लोग जितने भी बच्चे हैं उनके साथ तो मैं हूँ। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। कोई लास्ट लाइन हो तो आप बिल्कुल बोलें हमारे बच्चों को भी, और उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई संदेश हो तो? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो